नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बायोडीजल, जो कि बॉटनी का मतलब कि हमारे बायो में 40 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 20 बॉटनी के हैं और 20 किसके हैं, जूलॉजी के। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है बॉटनी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बायोडीजल जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल। डीजल की तरह, जैसे डीजल तरल पदार्थ है, डीजल जैसे तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, बायोडीजल कहते हैं। किसे कहेंगे बायोडीजल? जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल जैसे तरल पदार्थ को, लिक्विड मटेरियल को हम बायोडीजल कहते हैं। बायोडीजल किस किस से प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल हम वानस्पतिक तेल और वसा, लेटेक्स से बना प्रदूषण पुनर्योजक ईंधन है। बायोडीजल क्या है? पुनर्योजक ईंधन है, जिसका रासायनिक नाम होता है वसा अम्ल मिथिल एस्टर। क्या नाम होता है इसका? रासायनिक नाम क्या है? वसा अम्ल मिथिल एस्टर, जिसे हम शॉर्ट में FAME कहते हैं। ये इसका रासायनिक नाम है। बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है? वसा अम्ल मिथिल एस्टर। बायोडीजल के खोजकर्ता रुडोल्फ डीजल हैं। इन्होंने 1895 में इसकी खोज वनस्पति तेल से क्या बनाया? डीजल बनाया। डीजल जैसा डीजल का निर्माण किया। इस कारण इन्हें बायोडीजल का खोजकर्ता यानी रुडोल्फ डीजल जो है, उन्होंने बायोडीजल की खोज की 1893 में। बायोडीजल के 2 जैविक स्रोत हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक आता है जैविक स्रोत। बायोडीजल के जैविक स्रोत कितने बताए थे मैंने अभी आपको? 2 कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है वानस्पतिक वशीय तेल और दूसरा आता है पेट्रोपादप। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, वानस्पतिक वशीय तेलों के बारे में। वानस्पतिक वशीय तेल यानी कि हमें वनस्पतियों से तेल प्राप्त हो। वनस्पतियों किससे हमें तेल प्राप्त होता है? देखिए, सोयाबीन से हमें तेल प्राप्त होता है, सरसों से, अलसी से, सूरजमुखी का तेल, और मूंगफली का, रतनजोत जो सफेद अरंडी है, करंज, इनके तेल कैसे प्राप्त होंगे हमें? बीजों से। इनके बीजों में प्रचुर मात्रा में वशीय तेल होता है और इन वशीय तेलों का हम क्या करेंगे? एस्ट्रीकरण करेंगे। एक प्रक्रिया है एस्ट्रीकरण। बीजों में वशीय तेल है और इस वशीय तेल का हम एस्ट्रीकरण विधि से एस्ट्रीकरण करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे? बायोडीजल। इसे कहते हैं वनस्पतिक वशीय तेल। इससे जो
डीजल प्राप्त हुआ है हमें बायोडीजल, इसका हम यूज़ सीधे ही डीजल ईंधनों में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ये खाद्य तेल है, आपको पता है ये सभी खाद्य तेल हैं, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली का। तो इन खाद्य तेलों की कीमत कितनी है? ज़्यादा है, हाई, एक्सपेंसिव होने के कारण इसका यूज़ हम डीजल के रूप में नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अखाद्य तेल होते हैं जिनका यूज़ हम बायोडीजल के रूप में कर सकते हैं। ये खाद्य तेल थे। अखाद्य तेल जैसे इसमें लिख रखा है रतनजोत, रतनजोत जिसे सफ़ेद अरंडी कहा जाता है। इस सफ़ेद अरंडी को करंज हुआ और महुआ होता है एक, और सामान्य अरंडी, इनका यूज़ हम डीजल के रूप में कर सकते हैं क्योंकि ये अखाद्य तेल है और इनकी कीमत ज़्यादा नहीं है। ये तो हमारा वानस्पतिक वसीय तेल। सेकंड आता है हमारा पेट्रोपादप। वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे पादप वर्ग खोजे जा चुके हैं जिनका यूज हम किस में कर सकते हैं? इनके उत्पादों को हम पेट्रोल और डीजल के स्थान पर यूज कर सकते हैं। ऐसे पादप कुल खोजे जा चुके हैं जिनका उपयोग हम, इनके उत्पादों का यूज हम पेट्रोल डीजल के स्थान पर कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं पेट्रो प्लांट्स, पेट्रोपादप। जैसे कौन कौन से कुल के पादप आते हैं इसमें? एपोसाइनेसी, ये पादप कुल हैं जिनका यूज हम पेट्रोल डीजल के स्थान पर करते हैं, यानी पेट्रोपादप हैं। यूफोर्बिएसी और कंपोजिटी, अर्टिकेसी और एस्क्लिपिडेसी। एस्क्लिपिडेसी कुल के पादप जो हैं ये पेट्रोपादप के उदाहरण है, पेट्रोपादप कुल के उदाहरण है। इन पादपों में जो ये हमने पादप देखे हैं, इन सभी पादपों में प्रकाश संश्लेषी उत्पाद, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट है, लेटेक्स में बदल जाता है। लेटेक्स किसे कहते हैं? क्षीर को। क्षीर में बदल जाता है जिसमें हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में होता है। इस लेटेक्स में हाइड्रोकार्बन काफी मात्रा में होता है, हाई डेंसिटी होती है इसकी। इसका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं? पेट्रोल के स्थान पर भी कर सकते हैं, पेट्रोल का स्थान भी ले सकता है, या पेट्रोल के साथ मिलाकर भी इसका यूज कर सकते हैं, प्लस दिस हाइड्रोकार्बन। एक इंस्टीट्यूट खोला गया भारत में, उस इंस्टीट्यूट का नाम है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि देहरादून में खोला गया। और लगातार इस क्षेत्र में काफी शोध किए जा रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, जैसे यूफोर्बिएसी कुल का एक पादप वर्ग है यूफोर्बिया लेथाइरस। इसका जो लेटेक्स होता है उससे हम बनाते हैं गैसोलीन। और एक पादप है जिसमें उसके लेटेक्स में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन होता है, वो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। क्या नाम है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इसमें
लेटेक्स, इसके लेटेक्स में उच्च मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। पेट्रोपादप जो है ये भविष्य में ईंधन के विकल्प में काम आएगा, ईंधन का एक विकल्प बन जाएगा और इसकी कृषि को हम कहते हैं पेट्रो फसल। इसकी कृषि को क्या कहते हैं? पेट्रो फसल। कुछ लेटेक्स उत्पादक पेट्रोपादप हैं। जैसे कि यूफोर्बिया की कई जातियां आती हैं इसमें। जैसे यूफोर्बिया लेथाइरस, यूफोर्बिया कैडोसिफिलिया, यूफोर्बिया टीरुकलाई, यूफोर्बिया एंटीसिफिलिटिका। ये है यूफोर्बिया की कुछ प्रजातियां जो लेटेक्स उत्पादित करती हैं। लेटेक्स किसे कहते हैं हम? दूध के जैसा, मतलब हम किसी प्लांट के, जैसे पारा, रबड़, चंपा, आक के चीकू, जैसे हम चीकू की कोई पत्ती तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ दूध स्रावित होता है, जिसे क्षीर या लेटेक्स कहा जाता है। और कुछ फाइकस की जातियां और कनेर आदि में लेटेक्स उत्पादित होता है, इस कारण इन्हें लेटेक्स उत्पादक पादप कहते हैं, यानी पेट्रोपादप कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भारत व राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन। भारत में कुल उपभोग का केवल 30% पेट्रोलियम उत्पादित किया जाता है और जो 70% है ये अन्य देशों से मंगवाया जाता है, यानी आयात करवाया जाता है। यदि हम बायोडीजल को बढ़ावा दें तो हमारे भारत में प्रति वर्ष, यानी हर वर्ष करोड़ों रुपए उनकी बचत हो जाएगी। किसी शोध के अनुसार रतन जोत को हम जेट्रोफा भी कहते हैं। जेट्रोफा इसे आसानी से हम बायोडीजल यानी कि डीजल ईंधन बना सकते हैं। इस कारण से भारत सरकार ने रतनजोत और साथ में करंज, इन दोनों पादपों का बायोडीजल उत्पादन बनाने की योजना बनाई है। और रतनजोत को हम बंजर भूमि में भी उगा सकते हैं, यानी इसे आसानी से बंजर भूमि में से उत्पादित किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने बायोफ्यूल मिशन का गठन किया है। इस मिशन के तहत हम ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्लांट की स्थापना की गई है। कौन से प्लांट की? ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्लांट की स्थापना की है। अब हम देखेंगे बायोडीजल का महत्व क्या क्या है, क्यों इसकी खेती की जा रही है, इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है के महत्व। पहला आता है, इसे हम स्नेहक के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इससे ईंधन की क्षमता में सुधार किया जा सकता है। ईंधन क्षमता में सुधार। थर्ड आता है, यह ऊर्जा उत्पादन का नवीकरणीय स्रोत है। और इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। और जो स्वचालित वाहन होते हैं, अगर हम उसमें इसका उपयोग करें तो CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका कम उत्पादन होगा।
नंबर 6 आता है कि हम रतन ज्योति यानी सफेद अरंडी, और जिसे जट्रोफा भी कहते हैं, उसे हम कम उपजाऊ भूमि में, बंजर भूमि में और असंचित क्षेत्र में सड़क के किनारे आसानी से इसको उगा सकते हैं, और इससे पर्यावरण को कोई प्रदूषण नहीं होगा इसे उगाने से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टार्च व लिग्नोसेल्यूलोज। सेल्यूलोज से एथेनॉल का निर्माण। तो किस प्रकार से देखिए स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। आपको पता है कि स्टार्च और शर्करा फसलें जैव भार उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण फसलें हैं। अब इसका उपयोग हम क्या करेंगे, इसके उत्पाद से हम एथेनॉल का निर्माण करेंगे। और पादपों में प्रमुख घटक, मुख्य घटक या प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को सेल्यूलेज एंजाइम की सहायता से, सेल्यूलेज एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम की सहायता से इसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ग्लूकोज के किण्वन से इसका हम क्या करेंगे, अब किण्वन करेंगे। इसके किण्वन से बनेगा हमारे पास एथेनॉल। ग्लूकोज का किण्वन होगा यानी फर्मेंटेशन होगा, जिससे एथेनॉल का निर्माण होगा। इस तरीके से हम सेल्यूलोज से यानी कि स्टार्च से हमने ग्लूकोज का निर्माण किया और ग्लूकोज से हमने एथेनॉल का निर्माण कर लिया है। और जो काष्ठीय पादप होते हैं, काष्ठीय पादप, उनमें लिग्निन सेल्यूलोज के साथ, लिग्निन और सेल्यूलोज के साथ लिग्नोसेल्यूलोज भी पाया जाता है। लिग्नोसेल्यूलोज अब इसे हम कुछ एंजाइमों की सहायता से शर्करा में परिवर्तित कर देंगे। एंजाइम है यहाँ पे कुछ, उनकी सहायता से इसे शर्करा में परिवर्तित कर दिया और शर्करा का किण्वन करेंगे। शर्करा के किण्वन से हमारे पास एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। वे पादप जो एथेनॉल का निर्माण करते हैं, ऊर्जा पादप कहलाते हैं। ऊर्जा पादप किन्हें कहेंगे, जो एथेनॉल का निर्माण करेंगे। और इसकी कृषि क्या कहलाएगी, इसकी कृषि कहलाएगी ऊर्जा कृषि। और इस एथेनॉल का हम यूज क्या करेंगे, इस एथेनॉल का यूज किया जाएगा। इस प्रक्रिया से हमने एथेनॉल प्राप्त किया है और इस एथेनॉल को हम स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में काम ले लेंगे। आपको पता हो तो ब्राजीलियम राष्ट्रीय एल्कोहल प्रोग्राम, नाइनटीन 1975 के अनुसार यहां सभी कारें या तो शुद्ध अल्कोहल से चलाई जाएंगी या इनमें 20% अल्कोहल पेट्रोल में मिला होना चाहिए। 20% अल्कोहल प्लस पेट्रोल में मिला होना चाहिए या फिर शुद्ध अल्कोहल से। इसी प्रकार चीन के सिरे में, चीन में कोई राज्य, सिरे में 65.5% का शुद्ध अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, जिसे आश्वन विधि द्वारा
66.8% यानी कि 67% का बना करके इसे पेट्रोल में मिश्रित कर दिया जाता है, जबकि भारत में पेट्रोल में 5% अल्कोहल मिश्रित करने के लिए 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ है 3 संयंत्र? एक संयंत्र है बरेली जो यूपी में पड़ता है, एक भनमोड़ और भीरज ये महाराष्ट्र में है। यहाँ 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, एक बरेली में, एक भनमोड़ में और एक भीरज में। नेक्स्ट हमारा आता है शैवालीय हाइड्रोजन फैक्ट्री। आपको पता है कि शैवाल जो है ये जल में उगता है और जल में उगने वाला प्रकाश संश्लेषी वनस्पति है, जो कि क्या करती है, सामान्य पौधों की तरह क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। अब इसकी कुछ मेन बातों पर पहुंच जाते हैं। 2000 में, सन 2000 में एनाटोलियो मेलिस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि जो शैवाल होते हैं, क्या सिद्ध किया, शैवाल दिन के समय में अगर हम इन्हें सल्फर और ऑक्सीजन नहीं देंगे, दिन के समय में अगर शैवाल को सल्फर और ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है तो इनकी उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, प्रोसेसेस बदल जाती हैं, बदलाव उत्पन्न हो जाता है इनकी। और ये क्या करते हैं, आपको पता है कि शैवाल का जो प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से जो एंड प्रोडक्ट होता है वो O2 होता है। तो जब इन्हें सल्फर ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा तो O2 नहीं बनेगा और इसके स्थान पर ये हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेंगे, रिलीज करेंगे। और आपको पता है कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है जिसे ऊर्जा के रूप में काम में ले लिया जाता है। क्या बताया, एनाटोलियो मेलिस नामक वैज्ञानिक ने 2000 में बताया कि शैवाल को दिन में अगर सल्फर ऑक्सीजन नहीं दिया जाता तो इसकी उपापचय क्रियाओं में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण के प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन गैस होती है कि इसे ना रिलीज करके हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं जो एक ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोगी ऊर्जा के रूप में काम में लिया जा सकता है इसे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।